एक परिंदा था, उसके 7 कान थे, उसके 14 दांत थे। इंसान जो है वो स्टोरी टेलिंग एनिमल है। तो अगर उसने कह दिया गुलाबी रंग है तो ये उसकी इमेजिनेशन है। तो मैं क्यों वो अगर आज वो गुलाबी रंग में सोच रहा है तो वो कल को कोई और नई जहत तलाश करे। अगर ये इमेजिनेशन की बात करें, और मेरा ख्याल है कि बच्चों को तो डेफिनेटली इसकी ज़रूरत है ही है। तो आपको लगता है कि स्टोरी की बड़ों को ज़्यादा ज़रूरत है? हमारे पास अगर देखें रिलीजियस बुक्स हैं, उनमें सब में कहानी। न्यूटन जो है ना, वो बीवी के साथ झगड़ा हुआ, उसका आ गया, वो आके में बैठा हुआ तो एकदम उसके सर में लगता है सेब लगता है तो एकदम से बोलता है। अच्छा। उसका एक तबक रोशन, और वो तबक रोशन होता है तो वो सोचता है कि कैसे करा कि आप कोई भी सब्जेक्ट जो है वो स्टोरी टेलिंग के थ्रू कैसे पढ़ा सकते हैं। जैसे आप मैथ्स पढ़ा सकते हैं, साइंस पढ़ा सकते हैं, कोई भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दी फ्लॉइड में आज हम जिस पॉडकास्ट का हमने आगाज़ किया है, आज मेरे साथ मेरे बहुत ही करीबी दोस्त वकास मंजूर साहब हैं। इनके बारे में मैं थोड़ा सा तारुफ दे दूं कि वकास मंजूर साहब जो है लम्स से ग्रेजुएट हैं एजुकेशन में। इन्होंने एक स्टार्टअप भी शुरू किया है, उर्दू में दीप नाव और अंग्रेज़ी में डीप नाव के नाम से। तो हम इनसे तारुफ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं भाई? सब बढ़िया। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए और इस काबिल समझने के लिए कि मैं आपसे बात करूं। दोस्तों में जब ये इस तरह की बात होती है ना कि एक दूसरे को काबिलियत वाले आर्गुमेंट देने के, तो एक दूसरा लेवल हो जाता है। खैर, कुछ दीप नाव के बारे में, ये कब शुरू किया, इसके पीछे क्या कहानी है, थोड़ा सा आप अगर इस पे बताएं। दीप नाव जो बुनियादी तौर पे इसको मैंने जब अपना करियर का आगाज़ बेसिकली तो दरस व तदरीस में ही किया। तो मैंने मुझे बहुत ज़्यादा आप कह लें कि एक चीज़ जो फील होती थी वो ये थी कि कुछ ऐसा बनाना चाहिए, जैसे कि मेरा परफॉर्मिंग आर्ट से भी कुछ लेना देना है। तो मैंने एक गैप फील किया एजुकेशन सेक्टर में। वो ये कि जब हम आर्ट की बात करते हैं स्कूल में ख़ास तौर पे, तो सिर्फ हम विजुअल आर्ट को ही गर्दानते हैं उसमें, लेकिन उसमें जो दूसरा परफॉर्मिंग या परफॉर्मेंस आर्ट है उसको हम इतना भाव नहीं देते। सही। तो दीप नाव का आगाज़ करने के पीछे एक कहानी ये है कि वो एक आप समझ लेंगे वो फीलिंग है कि हमारी स्कूलिंग में परफॉर्मिंग आर्ट को इस तरह से नहीं लिया जाता, और इस को स्कूल्स के साथ कोलैबोरेट करके तो इस चीज़ को, जैसे कि इसमें कोई बुराई नहीं है कि विजुअल आर्ट की अपनी मांग है और अपनी अहमियत है, लेकिन हम परफॉर्मिंग आर्ट को साइड लाइन करा देते हैं। सही। तो मेरा ख्याल है कि उसके पीछे एक फीलिंग थी जो बहुत आप कह लेंगे जिसने मुझे ये तहरीक दी कि मैं कुछ इस तरह का करूं कि जिसमें हम परफॉर्मिंग आर्ट को भी स्कूल में उतनी ही कैलिपर दें, उतना ही कैलिपर दें जितना कि हम विजुअल आर्ट को देते हैं। और दूसरा थोड़ा हम अगर देखें तो हमारे मुल्क में इस चीज़ को इसलिए भी बेहतर नहीं समझा जाता क्योंकि इसको स्टिग्मेटाइज कर दिया गया है, एक ख़ास तबके के साथ इसको अलाइन करके देखा जाता है। बिल्कुल। तो वो इस वजह से भी हम थोड़ा सा डरते हैं कि स्कूल में अगर हम जैसे प्लेज हो रहे हैं, एक्टिंग, सिंगिंग हो रही है, प्लेज, सिंगिंग एंड डांस तो जो है वो बहुत, उसको तो बहुत बुरी नज़र से देखा जाता है। बिल्कुल। तो
ये एक आप कह लें कि कहानी है जो दीप नाव को स्टार्ट करने के पीछे। सही, इंटरेस्टिंग। अच्छा, जब हम कहानी की बात करते हैं, बेसिकली तो आप स्टोरी टेलिंग ख़ास तौर पे अभी आपका मतलब मौजू है और आप स्टोरी टेलिंग करते हैं मुख्तलिफ अदारों के साथ। तो स्टोरी टेलिंग में जो बुनियादी सवाल पैदा होता है वो इट्सल्फ मेरे ख्याल से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, या बेसिक क्वेश्चन भी है, यही है कि ख़ुद स्टोरी टेलिंग क्या है, स्टोरी क्या है, मतलब इन अ डेफिनेशन स्टोरी क्या है। एक तो सभी वाकफ़ है, कोई ना कोई कहानी सुनते हैं, उसका सब कुछ होता है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। मैं पहले चाहता हूँ कि बेसिक सतह पे हम समझें कि किसी को अगर स्टोरी का तारुफ करवाना चाहे तो वो क्या आप कहेंगे कि व्हाट इज़ अ स्टोरी? मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक कहानी एक ऐसी चीज़ है जो आपकी अटेंशन को हुक कर लेती है। तो मेरे नज़दीक मेरा जो मेरी थोड़ी बहुत समझ है उसके मुताबिक कहानी एक ऐसी चीज़ है जो अगर आप कुछ भी कर रहे हों लेकिन वो आप मजबूर हो जाएं उसकी तरफ ध्यान देने के लिए, तो मुझे लगता है कि कहानी का सबसे पावरफुल जो काम है वो यही है कि, और कहानी इतनी पुरानी है जितना इंसान इस दुनिया में जितना पुराना है, तो वो संबंध जो है, वो रिश्ता जो है, वो पुराना होने के साथ साथ मरबूत भी हो चुका है ना। सही। तो मेरे नज़दीक कहानी एक ऐसी चीज़ है जो इंसान की अटेंशन को अपनी तरफ खींच लेती है, ग्रैब कर लेती है, वो अपनी तरफ ले आती। तो मुझे लगता है कि ये बहुत खूबसूरत बात है कि एक ऐसा ज़रिया है जिससे आप अटेंशन को जो है वो अपनी तरफ खींच लेते। ये मेरे ख्याल से जैसे साइकोलॉजिकली तौर पे देखें कि स्टोरी जो है वो एक तरह से हम जिस स्टेट पे होते हैं या जिस स्टेट में होते हैं उससे एक मावरा चीज़ होती है जो हमें आगे एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करते हैं इन अ जनरल पर्सपेक्टिव। तो इस तरह से में देखा जाए तो ह्यूमन, जैसे आप कह रहे हैं कि वो हमेशा से इंसान के साथ कहानी और इंसान लाजुम मलजूम रहे हैं, तो हम यानी ये कह सकते हैं कि इंसान जो है वो स्टोरी टेलिंग एनिमल है। अगर इस तरह अगर इंसान को डिफ़ाइन किया जाए एक नैरेटिव बना के कि इतनी उसके साथ नथी है स्टोरी, तो क्या वजह बनी कि हमारा जो जदीद निज़ाम तालीम है उसमें शायद कहानी को उस तरह से तवज्जो नहीं मिली जितना कि स्टेम साइंसेस को तवज्जो मिलती है। उनको सोसाइटी भी ज़्यादा वैल्यू करती है और स्कूल जितने होते हैं उनकी भी तवज्जो ज़्यादातर स्टेम साइंसेस पे होती है। तो इसकी क्या वजह है? अगर ये इतना लाजुम मलजूम है तो ये चेंज कहाँ से आया फिर? मैं तो समझता हूँ कि मैं क्योंकि साइंस और आर्ट को कैटेगरीज में नहीं देखता। सही। मैं देखता हूँ कि आप वो सब होल में कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ रिश्ता है। सही। तो अगर कैटेगराइज उसको कंपार्टमेंटलाइज करना, ये आप कह लेंगे एजुकेशन में, और हमारे हर चीज़ को डब्बों में बंद कर देना, ये ख़ास तौर पे मुझे लगता है कि ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद मॉडर्न बेसिकली तरीका तालीम आया, तो उसमें ये था कि हर चीज़ को अलग अलग कर दो। तो इसकी दूसरी जानिब अगर हम देखें तो वो ये है कि हर चीज़ जो है उसका कोई ना कोई आपस में रिश्ता है। सही। तो मैं ये कहता हूँ, या मेरा ये मानना है कि स्टेम साइंसेस जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन दूसरी साइड पे अगर आप देखें कि मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा, वो ये कि अगर हमने कहानी में
उड़ते हुए कालीन नहीं सुने होते या उड़ते हुए कालीन इमेजिन नहीं किए होते सही। तो क्या हम जहाज़ उड़ाने का हमें ख्याल आ सकता था? शायद कह सकते हैं कि कम चांसेस हैं इसके। यस। तो उसके पीछे क्या है कि उसके पीछे एक बड़ी वजह मेरी समझ के मुताबिक वो ये है कि इमेजिनेशन उतनी ही ज़रूरी है साइंस में एक्सेल करने के लिए जितनी कि आर्ट में ज़रूरी है। बल्कि मुझे ये लगता है कि वो ज़्यादा ज़रूरी है साइंस में एक्सेल करने के लिए। तो ये जो आपका सवाल, सॉरी मैं थोड़ा मैं ये जानना चाह रहा था कि इसकी वैल्यू अब स्कूल सिस्टम में स्टोरी टेलिंग की, मतलब पिछली 2-3 सदियों में, जैसे आपने कहा कि जब ये इंडस्ट्रियलाइजेशन आई है तो इसकी तरफ कम आया, स्टेम साइंसेस की तरफ ज़्यादा तवज्जो है उसको कैटेगराइज करके। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि यही यानी कि वाहद वजह है कि हमने स्टोरी टेलिंग को थोड़ा सा पीछे धकेल दिया, वरना इससे पहले दास्तानें वगैरह जो है वो चलती थी, लोग जो है दरख्तों के नीचे बैठते थे, कहानियाँ सुनाते थे। मेरे ख्याल से सबसे पुराना जो आर्ट है इंसान का अब तक जो दरियाफ्त हुआ है वो स्टोरी टेलिंग ही है। तो ये एक प्रोसीजर जो है वो कैसे स्कूल में दाखिल हुआ और क्या इसके रिवाइवल के भी चांसेस हैं अभी? मुझे लगता है कि हमारा जो सीखने और सिखाने का अमल था उसमें कहानी का बहुत ज़्यादा रोल है। तो क्योंकि जब विदेशी निज़ाम आया तालीम का तो उसमें फिर इस जो हमारा ये आप देखेंगे अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो उसके साथ वो डिस्कनेक्ट हो गया। सही। वो डिस्कनेक्ट हो गया और फिर मुझे लगता है कि प्रिंटिंग का भी बहुत अमल दखल है इसमें कि चीज़ें जो हैं वो पहले क्योंकि जब आपके पास ये नहीं था, ये किताब की शक्ल में या पेपर की शक्ल में, तो तब आपका जो सीखने का अमल जो ज़्यादा सुनने सुनाने पे समाई था। यस। तो उसकी वजह से भी आप कह लें कि एक डिसरप्शन इसमें आई है। लेकिन फिर भी आप देखें कि मुझे जो लगता है कि वो फॉर्म्स बदल रही हैं, लेकिन आप कहानी तो बिल्कुल वैसे ही है, वो तो ज़िंदा है। वो ज़िंदा किस तरह है कि उसकी फॉर्म्स बदल गई हैं। अगर मैं आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें, हम बात करें अब के ज़माने की, जो कि सोशल मीडिया में अगर देखते हैं तो आप देखें कि अब जो है वो विजुअल हो गया ज़्यादा। हाँ, विजुअल पे। लेकिन आप देखें कि उसके पीछे जो मैकेनिज़्म है वो तो वैसे ही है, वो तो कहानी ही की तरह। हाँ, स्टोरी की ही तरह, बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल। वो भले अब ड्यूरेशन जो है वो 30 सेकंड हो गया हो, लेकिन क्या है कि असल में तो वो है एक कहानी ही है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, स्टोरी टेलिंग ही है। ड्यूरेशन की अगर बात करें या अटेंशन स्पैन की बात करें वो तो एक ठीक है, लेकिन एक पैरेलल उसके अगर देखें तो मतलब लंबे लंबे सीज़न भी लोग देखते हैं, उनकी व्यूअरशिप जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसमें अगर हम अगेन जैसे छोटी छोटी स्टोरियाँ होती हैं, जैसे दास्तान का हमारा तरीक़ाकार था कि एक मेजर स्टोरी चल रही है और उसके ज़मन में जो है वो किरदार जो है एक दूसरे किरदार से मिलते हैं और एक तीसरी कहानी जन्म लेती है। तो मेरा ख्याल है कि अगर हम इसको इस तरह भी देखें कि एक पैरेलल जो है सीजन्स चल रहे हैं और शायद अनकॉन्शियसली शायद उसी के असर से कुछ छोटी मोटी कहानियाँ बन रही हैं जो मैं अपने मिसाल के तौर पे शॉर्ट में डाल देता हूँ, लेकिन उससे क्या एक ये भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा कि जो कहानी सुनने का अमल है वो हमेशा से तवील रहा है, शॉर्ट इतना नहीं रहा, तो क्या हमारे जो कहानी सुनने पे भी इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा?
उसका कहानी सुनने पे बिल्कुल अफेक्ट तो पड़ा है, लेकिन अगर आप देखें कि मुझे लगता है कि कहानी फिर भी पावरफुल है। आपने अभी बात की कि लोग लंबे लंबे सीजन्स देख रहे हैं, तो दास्तान अमीर हमज़ा की अगर हम बात करते हैं, तो अगर मैं गलती ना खाऊं तो उसके 45 दफातर हैं। हाँ, कम बेश। तो वो 45 दफातर जो हैं वो एक अच्छा भला ज़ख़ीम शय है। हाँ बिल्कुल। तो वो भी लोग वो सुनते रहे, और उसमें और फिर दास्तान की ये खूबसूरत बात ये होती है कि वो उसमें डाइग्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, डाइग्रेस कर सकते हैं आप, यानी आप मेन प्लॉट से जो है वो किसी और तरफ भी जा सकते हैं, उसमें वो एक छोटा प्लॉट आ जाएगा। यानी मेन एक रोड जा रहा है, कुछ पगडंडियां भी उसमें उसके साथ जुड़ती हैं। सही। वो पगडंडियों पे भी जा सकते हैं, और आप उसके अंदर कहानी के अंदर नई कहानी और कहानी के अंदर नई कहानी। तो आप देखेंगे प्लेग्राउंड कितना बड़ा है कहानी का, कि वो प्लेग्राउंड इतना बड़ा है कि आप कहानी दर कहानी, कहानी दर कहानी जो है वो उसमें आप निकाल सकते हैं, कहानियों से मज़ीद कहानियाँ निकाल सकते हैं। मैं अपने तजर्बे से बात करूँगा कि अगर मैंने एक कहानी तकरीबन कोई 200 दफ़ा सुनाई है, तो वो 200 दफ़ा कहानी वो वही कहानी नहीं होगी। सही। उसमें बहुत सारे नए अवामिल आ जाएंगे, उसमें बहुत सारी नए एलिमेंट्स आ जाएंगे। उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह यह है कि क्योंकि मेरा दिमाग भी साथ साथ चल रहा है जब मैं कहानी सुना रहा हूँ। सही। तो उसमें वो आता है कि मेरे जहन में आता है कि अच्छा यहाँ पे ये एक नई चीज़ की जा सकती, मुतारफ़ कराई जा सकती है। अच्छा यहाँ पे इस तरह का ट्विस्ट मैं ला सकता हूँ। तो वो कहानी सुनाते सुनाते जो है वो मेरा दिमाग भी चल रहा है, और वो मैं उस ट्विस्ट को जब डालता हूँ या वो कोई नया किरदार मैं मुतारिफ़ कराता हूँ, तो वो हर दफ़ा एक कहानी हर दफ़ा वो नई शक्ल में आती है। सही। तो उसके पीछे उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह ये है कि मैंने अभी बात की थी इमेजिनेशन। तो इमेजिनेशन आपकी साथ साथ चल रही है, वो 7 साल, बल्कि आप कह लें कि वो कड़ी के साथ कड़ी मिली हुई है, कहानी और इमेजिनेशन बिल्कुल साथ में मिले हुए हैं। तो जब आप कहानी सुना रहे हैं तो वो इमेजिनेशन आपको बहुत सारा क्रिएटिव मार्जिन देता है। सही, कि आप इम्प्रोवाइज कर सकते हैं स्टोरी को। अच्छा, एक और सवाल, जब कहानी की बात आती है तो 2 तरह के हमें स्कूल ऑफ थॉट बेसिक लेवल पे मिलते हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट है जो कहानी को तफरीह के एलिमेंट से देखती है, एंटरटेनमेट है, और वही उसका पर्पस समझती है। दूसरा जो स्कूल ऑफ थॉट है वो समझता है कि नहीं, कहानी का जैसे अखलाकी सबक होना चाहिए, कुछ मॉरल आपको वो सिखाए। तो इसमें आपका क्या नुक्ता नज़र है? अच्छा, मैं समझता हूँ कि ये आर्ट फॉर्म को एंटरटेनमेंट कह देना, इसके पीछे मुझे लगता है कि ये सोचे समझे अवामिल हैं इसके पीछे। अच्छा। मुझे लगता है कि आर्ट फॉर्म, कोई भी आर्ट फॉर्म का कोई भी आर्ट फॉर्म जो है वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होता। सही। और इसी तरह अगर हम लर्निंग साइंसेस की बात करते हैं तो अब मैं मिसाल के तौर पे कहानी सुनाता हूँ, बच्चों को मैं कहानी सुनाता हूँ, लेकिन वो कहानी उसमें
बहुत सारे मानी होते हैं, सिर्फ एक मानी नहीं होता। इसको मैं किस तरह लेता हूँ, अगर मैं एक ही इखलाकी सबक पे या मॉरल पे फोकस करूँगा तो एक्चुअली क्या है कि मैंने बच्चे को सिर्फ एक तस्वीर दिखा रहा हूँ सही कि मैं कह रहा हूँ कि यही तस्वीर जो है यही सच्चाई है। सही। लेकिन आप देखें कि ट्रूथ के बहुत सारे वर्जन्स होते हैं, बिल्कुल ठीक है? सही। और एक ही जगह पर पहुंचने के बहुत सारे रास्ते होते हैं। सही। तो अगर तो आप क्या करते हैं कि सिर्फ एक ही शय को दिखा रहे हैं कहानी के दौरान, या आप आखिर पे ये कहते हैं भाई इसका नतीजा ये है या इसका इखलाकी सबक ये है। सही। तो मैं समझता हूँ जो कि मेरी अपनी प्रैक्टिस भी है, वो ये है कि अगर आप इस तरह कर देते हैं तो आपने उस बच्चे को सोचना, जो उसने सोचना है घर जाके, उसने उस कहानी के बारे में सोचना है, सही। आपने वो दरवाज़ा बंद कर दिया। नतीजा आपने खुद निकाल के दे दिया। यस। सही। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि उनको सोचने देना चाहिए। सही। उनको खुद से नतीजा निकालें। यस, उनको डिसाइसिव पावर उनके पास होनी चाहिए। सही। उनके पास जो है वो क्रिएटिव मास्टरी ऑलरेडी है। ऐसे ही। लेकिन उस क्रिएटिव मास्टरी को इस्तेमाल करने का मौके हम कितने देते हैं। तो मैं हमेशा जब भी कहानी सुनाता हूँ, मेरी ये कोशिश होती है, मैं कभी भी ये नहीं कहता कि ले जी इस कहानी का मकसद या इस कहानी का इखलाकी सबक या इस कहानी का नतीजा ये था। वो कभी भी मैं हमेशा उसको ओपन एंडेड छोड़ता हूँ। उसको ओपन एंडेड छोड़ने के पीछे ये है कि मेरे सामने जो 20-30 दिमाग बैठे हैं, वो हर कोई अपने तरीके से सोचेगा, हर कोई अपने तरीके से उसको आगे जाके सुनाएगा, हर कोई अपने तरीके से उसमें नई चीज़ें बनाएगा, किरदार ऐड करेगा, नए ट्विस्ट डालेगा, नए प्लॉट डालेगा। तो क्योंकि मेरा दरसो तदरीस के साथ जो मेरा ताल्लुक़ है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी रीज़न ये है कि मैं हमेशा ओपन एंडेड छोड़ने पे यकीन रखता हूँ ताकि मैं उनका क्रिएटिव ब्लॉग नहीं बनाऊँ। सही। नहीं, बल्कि बहुत इंटरेस्टिंग। बल्कि मैं वो ये खुद सोचें कि अच्छा इसमें और क्या हो सकता है, वो ये खुद सोचें कि अच्छा, मैं इसकी मिसाल मैं हमेशा ऐसे देता हूँ कि जैसे, और मैं वैसे पर्सनली जो प्रॉप्स यूज़ करना मैं नहीं करता कहानी में, उसके पीछे एक बहुत बड़ी रीज़न है। मैं ये नहीं कहता कि जो लोग प्रॉप्स यूज़ करते हैं वो गलत कर रहे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। हर किसी का अपना एक तरीका है। तो मेरा तरीक़ाकार, उसके पीछे जो रीज़निंग है, वो मैं अगर आपको कहानी सुना रहा हूँ तो मैं कहानी सुना रहा हूँ तो मैं जो बोल रहा हूँ उसी दौरान आपके जहन में एक तस्वीर बन रही है। हाँ, वो मेरी पर्सनल होगी। यस, वो आपकी पर्सनल तस्वीर बन रही है। मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ कि एक परिंदा था, उसके 7 कान थे, उसके 14 दांत थे। तो आपके जहन में एक तस्वीर बन रही है। सही। अगर मैं क्या करूं कि मैं वो परिंदा ला के आपके दिखा दूं तो 30 के 30 जो जहन है उनके दिमाग पे वही तस्वीर नक्श हो जाएगी। हाँ, सही। तो मैं ये चाहता हूं कि मैं जो बता रहा हूं या मैं जो कहानी सुना रहा हूं वो हर कोई अपनी तस्वीर बनाए। सही। अपनी इमेजिनेशन उसकी इन्वॉल्व हो बच्चे। यस, वो अपनी इमेजिनेशन उसकी इन्वॉल्व हो। और वो फिर इसमें ये होता है, एक बहुत बड़ा जो चैलेंज मुझे देखने को मिलता है कि बच्चा जो है, वो बच्चे ने अगर वो इमेजिन किया है कि वो शय जो जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ वो गुलाबी रंग की है, कौवा गुलाबी रंग का,
तो अगर तो मैं उनको कह दूंगा नहीं 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 कौवा काले रंग का होता है, तो अगर उसने कह दिया गुलाबी रंग का है तो ये उसकी इमेजिनेशन है। तो मैं क्यों वो अगर आज वो गुलाबी रंग में सोच रहा है तो कल को कोई और नई जहत तलाश करेगा। सही। तो मैं कभी भी उसको ये नहीं कहूँगा, मैं उसको करेक्ट करूँ कि नहीं जी काले रंग का होता है, नहीं बिल्कुल ऐसे नहीं है। बल्कि वो सोच रहा है अगर गुलाबी रंग में, तो मैं कहता हूँ अगर वो कहता है, अब वो मेरे पास आता है और वो कहता है कि वो कौवा जो है वो गुलाबी रंग का होता है, तो मैं बिल्कुल कहता हाँ जी गुलाबी रंग का कौवा होता है। अब जब मैंने ये कह दिया तो उससे एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आता है बच्चे में, एक सेंस ऑफ ऑनरशिप आती है। सही। ये दो चीज़ें जब आप, क्योंकि हमारे क्लासरूम में इतना ज़्यादा इनकरेज नहीं किया जाता है इन चीज़ों को। हाँ, तो जब वो क्योंकि हम ज़्यादा करेक्ट करने पे तुले होते हैं, हमें ज़्यादा होता है कि मैं सही, इंडोक्ट्रिनेशन ज़्यादा है। हाँ, कि ये नहीं ये तुम गलत कर रहे हो या तुम। तो वैसे कौवे जो है ना मतलब काले होते हैं, इस पर मुझे याद आया कि साइबेरिया में कौवे जो है वो रंग के भी होते हैं, गालिबन सरमई और सफ़ेद भी होते हैं। तो ये भी एक हमारा वो स्टीरियोटाइप जुड़ा बना हुआ है। तो अगर कोई इमेजिनेशन से ये सोच सकता है, पॉसिबल है किसी और प्लेनेट पे हम जाएं तो हमें कौवे जो है गुलाबी कलर के मिल जाएं, बेसिक लेवल पे तो इंसान जो कुछ सोच सकता है वो हो सकता है, यानी इस तरह बयान किया जाता है। अब मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। मैं कहानी सुना रहा था, उसमें कहानी में क्या था कि हम ना एक जंगल उगा रहे हैं, बच्चों के साथ मिलके जंगल एक उगा रहे हैं। सही। तो बच्चों से मैं पूछ रहा हूँ कि बताएं जी हम वहाँ पे कौन कौन से पौधे लगाएंगे। अच्छा, एक बच्चे ने कहा कि आइसक्रीम का पौधा लगाएंगे। वाह, बहुत मैंने कहा बिल्कुल, क्या बात है, आइसक्रीम का पौधा लगाएंगे। अब थोड़े दिन पहले मैंने एक कहानी सुनाई, तो हमने बच्चा एक आया, वो कहता कि हम दूध का पौधा लगाएंगे। वाह, तो उसकी मदद ने कहा इसको दूध बहुत पसंद है। तो मैंने कहा बिल्कुल हम दूध का पौधा। तो ये सारी चीज़ें आप देखें वो सोच किस तरह है। बहुत। अगर मैं उसको कह दूंगा भाई दूध का पौधा ही नहीं होता, अगर मैं उसको कह दूँ आइसक्रीम का पौधा ही नहीं होता, तो वो मैंने उसकी क्रिएशन पे ब्लॉक लगा दिया। सही। जो उसका वो उस वक्त वो इमेजिन कर रहा था और वो सोच रहा था कि अच्छा जी ये, तो अगर आप इमेजिन करें, फौरन मेरे जहन में आया कि अगर आइसक्रीम का पौधा हो तो वो कैसा होगा। हाँ बिल्कुल, तस्वीर एक बन जाती है। यस, वो तस्वीर, अगर दूध का पौधा होगा तो वो कैसा होगा। हाँ बिल्कुल ऐसे। हाँ, अब मेरे ना एक और जहन में सवाल आ रहा है, अगर ये इमेजिनेशन की बात करें, और मेरा ख्याल है कि बच्चों को तो डेफिनेटली इसकी ज़रूरत है ही है। आपको नहीं लगता है कि फिर स्टोरी की बड़ों को ज़्यादा ज़रूरत है? हम एक ख़ास डगर पे सोच रहे हैं, एक ख़ास तरह से सोच रहे हैं, उसके अलावा हम सोच ही नहीं सकते, यानी जिस तरह की हमारी ब्रेन की कंडीशनिंग हो चुकी है। तो ये तो फिर बच्चों से ज़्यादा मेरे ख्याल बड़ों को ज़रूरत है इस वक्त स्टोरी। अच्छा, मैं आपको एक 2-3 वाक़ये सुनाता हूँ। जो मैं एक वक्त मैं ट्रैवल कर रहा था, और ट्रैवल करते हुए मेरा ये होता है कि मैं जहाँ पे रुकता हूँ मैं बच्चों को कहानी सुनाता हूँ, बच्चों को इकट्ठा करके। सही। तो मैं कश्मीर में शारदा यूनिवर्सिटी है, अच्छा, जो कि एक कदीम यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे गया तो मेरे जहन में एकदम आया कि ये यहाँ पे क्योंकि लोग आते रहे हैं पढ़ने के लिए, और इतना उसका जिक्र जो है बिरूनी ने किताबुल हिंद में भी अच्छा अच्छा, यानी वो इतनी पुरानी है। सही सही। तो मेरे जहन में आया कि मैं बच्चों को इकट्ठा करके ना यहाँ पे कहानी सुनाता हूँ। अच्छा। अब मैंने नीचे से बच्चों को इकट्ठा किया, और बच्चे कोई 10-15 मेरे साथ हो गए। जब हम ऊपर जाने लगे तो वहाँ पे गार्ड जो था उसने कहा कि नहीं आप चले जाएं, ये इनको नहीं जा। मैंने कहा क्यों नहीं जा सकते? अच्छा। ये यहाँ के मुकामी नहीं, ये अंदर टूरिस्ट को तंग करते हैं। तो अच्छा। अब मैं कभी नहीं गया था, मैंने अंदर से देखना था कि कैसा उसका आर्किटेक्चर और सब। तो आप इमेजिन करेंगे कि
मैंने उन बच्चों को कहा कि आप रुकें, मैं ऊपर से फिर के आके फिर मैं आपको कहानी में सुनाऊंगा। अच्छा, कुछ बच्चे वहीं पे रुके रहे, मैं ऊपर चला गया। अब कुछ बच्चे जो थे ना, उनको एक चोर रास्ता पता था। अच्छा, एंटर होने। तो वो चोर रास्ते से वो बच्चे आ गए और वो क्योंकि उसकी दीवारें इतनी ऊंची नहीं थी, सही। मुकामी होने का फ़ायदा उनको पता था ना कि हमें कहाँ से जाए। सही। तो वो बच्चे आ गए, मैं बड़ा हैरान हुआ कि तो ये देखें स्टोरी कहानी की हुक। सही। अच्छा, फिर मैंने कहानी सुनाना शुरू की उनको, तो वहीं पे बैठ के ना हमने कहानी शुरू की। तो एक बच्ची जो है ना छोटी सी, वो दीवार के साथ कान लगा के कहानी सुना। अच्छा, यानी उससे वो फैलांग नहीं सकी। हाँ, वो दूसरी साइड पे थी, वो दूसरी साइड पे लेकिन थी, वो कान लगा के ये कहानी सुन रही थी। फिर ये कहानी सुना रहा था, बहुत सारे बड़े लोग आ गए। अच्छा। वहाँ पे मुजफ्फराबाद की यूनिवर्सिटी का ट्रिप आया हुआ था। ओके। वहाँ वो टीचर्स आ गए। फिर कराची से एक ट्रिप आया हुआ था, वो लोग आ गए। मैं कहानी सुना रहा हूँ, दे आर नॉट इंटरप्टिंग मी, लेकिन ये है कि वो भी आगे बैठ गए बच्चों के साथ, वो भी आगे बैठ गए। मैंने कहानी ख़त्म की, उन्होंने तालियां बजाई, बहुत खुश हुए। बाद में हम उनसे हमने बात की। आप ये जो बात कह रहे हैं ना कि बड़ों को ज़्यादा ज़रूरत है, कहानी एक ऐसी चीज़ है, इसका उम्र के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं एक नावल है चाइनीज़, आई थिंक दाई सेची एक राइटर हैं, उनका नावल है बाल्ज़ाक एंड सी मिस्ट्रेस। अच्छा। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग नावल है। उसमें दो लड़के होते हैं जो कि पहाड़ों पे जाते हैं, ठीक है, और वो एक चीनी दर्जन होती है, so they fell for her। Okay। ठीक। अब उसका बाप है, बूढ़ा बाप है। अब वो बूढ़ा बाप जो है ना, उसको एक दोस्त ने उसको ध्यान लगाना है। अब क्या करते हैं कि वो कहानी उसको सुनाते हैं। वो बूढ़ा बाप जो है वो कहानी सुना, अच्छा वो कहानी सुना रहे हैं, वो सारी रात वो कहानी सुनता रहता है। और समटाइम्स वो होता है कि ये थक जाते हैं, समझते हैं कि बूढ़ा सो गया। अच्छा। तो नहीं आगे क्या होगा। सही। तो ये उम्र का ताल्लुक कोई नहीं है कहानी के साथ। कहानी कहीं भी आपको हुक कर सकती है। तीसरी मिसाल मैं दूंगा, धर्मवीर भारती का एक नावल है सूरज का सातवां घोड़ा। हाँ बिल्कुल। उसमें वो बताता है कि दोपहर होती थी, चिलचिलाती धूप होती थी, लेकिन मुझे ये होता था कि मैंने जाके वहाँ पे कहानी सुननी है। सही। तो कहानी एक ऐसी चीज़ है कि इसका, जैसे हमने पहले भी बात की थी आगाज़ में, कि इसका ताल्लुक इंसान के साथ उतना ही पुराना है जितना इंसान है। तो कहानी मैं आपको एक गांव है कोट राधा किशन के करीब, वहाँ पे ना मैं अपना रिसर्च का काम करने गया हुआ था। वहाँ पे एक 5वीं तक का सरकारी स्कूल था। तो मैं गया, मैंने प्रिंसिपल से मिला, मैंने कहा मैं बच्चों को कहानी सुनाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, पूरा स्कूल उन्होंने जमा कर लिया, मैंने कहानी सुनाई। आप यकीन करेंगे कि बहुत दूर तक छतों पे औरतें खड़ी होकर कहानी सुनाई। वाह। बहुत सारी। और इवन देन कि आप ये यकीन करेंगे कि मैं जहाँ पे जिन स्कूल्स में कहानी सुनाने जाता हूँ या जिन जगहों पे कहानी सुनाने जाता हूँ, हाउस हेल्प जो होती हैं वो भी वहीं पे खड़ी हो गई, वो कहानी सुन रही होती है। इवन देन के बहुत सारी बाजियाँ जो हैं वो मुझे बाद में कहती हैं कि सर ये तो बड़ी मज़े की कहानी। तो इसका एज के साथ कोई ताल्लुक, कोई क्लास से कोई ताल्लुक नहीं, किसी खास पढ़े लिखा होना भी ज़रूरी कोई ताल्लुक नहीं है। कहानी आपको खींच लेती है अपनी तरफ। वो अब मैं कहानी सुनाता हूँ, बच्चों को सुनाने जाता हूँ। अभी मैंने परसों एक कहानी सुनाई है, तो वहाँ पे वो पूरा ख़ानदान, पूरा
सब लोग वहाँ पे मौजूद थे, दादा दादी, चचा चची, इवन देन के उनकी हाउस हेल्प भी, बच्चे तो थे ही, लेकिन सब सही। तो मैं समझता हूँ कि मैं जब कहानी सुनाता हूँ, मैं तो ये तो नहीं कहता ये जी बच्चों के लिए कहानी है या ये नहीं ये बड़ों के, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उस कहानी में कुछ ऐसा हो सकता है कि किसी बड़े को कोई नई राह मिल जाए। सही। उस कहानी में कुछ ऐसा हो सकता है कि बहुत किसी को कोई गिरा समझना आ रही हो जिंदगी की, हाँ सही। उस कहानी के जरिए उसकी वो गिरा खुल जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐन मुमकिन है। सही तो बात। ये देखें, कहानी का मैदान बहुत बड़ा है। हाँ, वो किसी साइकोलॉजिस्ट का है ना कि इंसान जब अपनी ज़िंदगी को भी इमेजिन करता है, क्योंकि हम ज़िंदगी को इमेजिन करते हैं या एक्सपीरियंस करते हैं, तो हम उसको कहानी के तौर पे देखते हैं, फैक्ट के तौर पे कम देखते हैं, स्टोरी के तौर पे। हमारा एक पास्ट होता है, हमारा एक प्रेजेंट होता है, और एक हमारा फ्यूचर होता है जिधर हमने जाना होता है। तो ये एक प्लॉट जो है बेसिक लेवल पे कहानी का होता है कि एक करेक्टर जो है वो, या एक नदी जो है वो बह रही है, तो कहीं से निकल रही है, कहीं से गुजर रही है, कहीं पे उसे पहुंचना है। तो हम जो ज़िंदगी को इमेजिन करते हैं इंसान, वो एक स्टोरी की शक्ल में करते हैं, रादर दैन कि एक फैक्ट के तौर पर कि मैं जस्ट जिंदा हूँ, दैट्स इट। नहीं, एक स्टोरी को लेके चलते हैं। इंसान खुद को भी अपनी ज़िंदगी को गालबन कहानी के बगैर इमेजिन नहीं कर सकता। मुझे याद है, जैसे आप बता रहे, तो मेरी आंटी भी जो है वो कहानी सुनाया करती थी, सांप और नेवले वाली। अच्छा, इसमें एक तो ये है कि कहानी में क्या कभी ऐसा भी हुआ कि वक्त के साथ उस पर करैक्टर्स बदलते रहे? क्योंकि पुरानी स्टोरीज़ हैं जो हमें मिलती हैं, मिसाल के तौर पे अगर कलीला दुमना की बात करें, जानवरों के, वो सब उससे वो सुनाए जाते थे, पूरा एक मतलब हिस्ट्री रही है इस खित्ते, हमारे खित्ते की को। तो ये जो जानवरों वाले करैक्टर हैं ख़ास तौर पे, ये किस वजह से आपको लगता है कि स्टोरी में है? क्या इससे ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं लोग? अच्छा, आपने वो पहले बात की, उससे मेरे जहन में एक बात आई जो कि इंसान सोचता भी स्टोरी फॉर्म में। इंटरेस्टिंगली मैंने कुछ अर्सा पहले एक रिसर्च पढ़ी है कि इंसान का दिमाग जो है ना, वो एक्चुअली स्टोरी के स्ट्रक्चर पे है। सही। हाँ, उसका फिर मैंने थोड़ा सोचा इसके बारे में, और उस थोड़ा सोचने के बाद मेरे जहन में आया कि हम जितनी भी हमारे पास अगर देखें रिलीजियस बुक्स हैं, वो उनमें सब में कहानी, बिल्कुल स्टोरीज। तो आप देखें कि वो यानी उनका स्टोरी फॉर्म में होना या उनका कहानी में होना, इस चीज़ की आप कह लें कि ये हमें देखने को मिलता है कि वो यानी इंसानी दिमाग की उसको कितना बेहतर तरीके से इंसानी फितरत के करीब, हाँ, कि स्टोरी ज़्यादा इंसानी फितरत को ग्रैब कर सकती है, ठीक है, उस पर असरअंदाज हो सकती है। हाँ, इसके पीछे एक और चीज़ जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस की, वो ये कि इंसानी दिमाग जो है वो स्टोरी फॉर्म में सोचता है या उसकी तरफ। अब आप देख लें, जब मैं कहानी सुनाता हूँ तो वो कोई भी उसके साथ हुक हो जाता है। सही। किसी भी उम्र का, किसी भी हाँ, कुछ भी उसका बैकग्राउंड है, तो वो इसलिए है कि हमारा दिमाग जो है वो इंक्लाइंड है टुवर्ड्स स्टोरी। हाँ, हमारा ब्रेन का इस तरह स्ट्रक्चर है कि वो उसकी तरफ इंक्लाइंड है। तो जब भी अब अगर आप इसके पीछे एक अगर मैं देखता हूँ, मैं समझता हूँ कि जब हम स्कूल जाते थे, जब हम हाई स्कूल में, सरकारी स्कूल में जाते थे, तो तब ये टीचर्स जो थे वो कितने यानी उनको इस चीज़ का कितना बेहतर अंदाज़ा था कि वो अगर हमें न्यूटन के लॉ के वो जो कानून बता रहे हैं, हाँ, फोर्स के कानून बता रहे हैं, तो वो हमें कहानी की शक्ल में सुनाते थे।
तो वो कहानी की शक्ल में सुनाते थे, इसी वजह से हमें आज तक अगर यानी वो ज़हन नशीन रहेगा। यस हाँ, तो वो भी देखें कि ये कितना लेवल पे वाइड। अच्छा, ये इसी से ज़हन में मेरा सवाल पैदा हो रहा है कि क्या, तो चलें वो आपने पहले बात कर दी कि आप इसको डिवाइड करके नहीं देखते, लेकिन मौजूदा वक्त में इसको डिवाइड किया हुआ, स्टेम साइंसेस हैं, ये आर्ट्स की हैं और सब कुछ। तो अगर हमने स्टेम साइंस को पढ़ाना है तो थ्रू स्टोरी क्या हम पढ़ा सकते हैं? वैसे तो आपने मिसाल दे दी है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि अभी जो कंटेम्प्रेरी सिस्टम स्कूल्स के अंदर चल रहा है, सो ये पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल है। तो मैं इस पे ट्रेनिंग भी कराता हूँ। अच्छा। कि आप कोई भी सब्जेक्ट जो है वो स्टोरी टेलिंग के थ्रू कैसे पढ़ा सकते हैं। जैसे आप मैथ्स पढ़ा सकते हैं, साइंस पढ़ा सकते हैं, कोई भी। मैं नहीं समझता कि जो है वो ये कोई इतना मुश्किल काम है। जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ कि देखें अब जो ग्रेविटेशनल पुल वाला है, हालांकि वो मुझे रिसेंटली पता चला कि वो एक कहानी थी, असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। वो जो सेब वाली न्यूटन का जो किस्सा है, बिल्कुल वो सेब वाली कहानी है कि वो तो इसको मैंने इस तरह इमेजिन किया एक दोस्त के साथ मिलके कि वो ना घर में न्यूटन जो है ना वो बीवी के साथ झगड़ा हुआ उसका और आ गया, वो आके ना बैठा हुआ है बैठा हुआ तो एकदम उसके सर में लगता है सेब लगता है तो एकदम से वो हिलता है। अच्छा। उसका एक तबक रोशन होता है और वो तबक रोशन होता है तो वो सोचता है कि कैसे गिरा है, क्या चीज़ है जिसने इसको गिरा। तो ये कहानी की शक्ल में मैं सुना सही। इसमें वो इस तरह ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो मुश्किल हो। तो जो फॉर एग्जांपल अगर आप मैथ जो है वो x की वैल्यू और y की वैल्यू अगर हम इनको कैरेक्टर्स बना दें, अगर इनको मैं कैरेक्टर बना के पढ़ाऊंगा तो बहुत इजी हो जाएगा, मेरे जैसे लोगों को मैथ समझ आ जाएगा। हाँ और फिर मुझे लगता है कि कहानी इसलिए भी ज़्यादा हमें बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करती है क्योंकि हम उसके साथ रिलेट कर पाते हैं। आपने दूसरा सवाल जो किया था जानवरों और परिंदों वाला, अब जातका स्टोरीज मुझे बहुत पसंद है। जातका स्टोरीज में आप देखेंगे जो कहानियां हैं वो ज़्यादा इसी से रिलेटेड है। तो मुझे मेरी जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है इसके पीछे वो ये है कि पहले इंसान इन सारी चीज़ों को अपने बराबर का समझता था। अगर वो उसका ताल्लुक ज़मीन के साथ सिर्फ वैल्यू या मनी या कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं था, कंजम्पशन का नहीं था। हाँ, कंजम्पशन का नहीं था, बल्कि वो उसको भी बिल्कुल उसी तरह टैकल या हैंडल करता था जैसे कि वो उसका बेटा, भाई, बहन, इस तरह। सही। इसी तरह आप देख लें, ये पुराने लोगों में बात मैंने ऑब्जर्व मेरी दादी में और कि वो लोग ख्याल, हम हालांकि हमारी रहन सहन बहुत बदल चुका है, लेकिन वो लोग अभी तक ये ख्याल करते हैं कि अच्छा छत पे आपने रोटियां डाली हुई हैं या छत पे आपने बाजरा फेंका है या छत पे आपने पानी वो रखा है। सही। तो देखें उनका रिलेशनशिप अभी भी परिंदों के साथ, जानवरों के साथ, बाकी सारी स्पीशीज हैं, दरख्तों के साथ या जानवरों के साथ, वो वैसा ही है। तो अगर आप कह रहे हैं ना कि कहानी में असल में हमने मुझे लगता है कि हर चीज़ को रैशनलाइज कर लिया, या हर चीज़ को हम कहते हैं कि जी नहीं ये तो स्टूपिड बात है, या हम कहते हैं कि नहीं ये तो बेवकूफ़ी है, या इस तरह। तो उसकी वजह से हमने, मैं फिर वही बात करूँगा, डिवीज़न कर दी। सही। तो अगर हम कहानी में देखते हैं वो डिवीज़न नहीं है, वो कलेक्टिव है। हाँ, वो देखें
दरख्त का भी एक रोल है उस कहानी में, ठीक है। सही। उस पे उसके ऊपर जो कौवे का घोंसला है उसका एक रोल है। हाँ, ये मेरे ख्याल इंसान की जो ह्यूमन सेंट्रिसिज्म जो है वो उस बड़ा नार्सिसिज्म की वजह से अब इवॉल्व हो गया कि हर चीज़ को अपने लेंस से देख रहा है। यानी कि वो मुझे, और मेरा लेंस क्या है, वो जो मार्केट वैल्यू प्रोवाइड मुझे करे, मार्केट में मैं जिससे फ्लरिश कर पाऊँ, तो वो उस चीज़ से मेरे रिलेशनशिप ज़्यादा हैं, जिसको वो कहते हैं ना कि आई इट रिलेशनशिप ज़्यादा है, और आई एंड दो का जो रिलेशनशिप है एक ज़ात के दूसरी ज़ात के साथ, वो कम होता जा रहा है। दूसरी ज़ात के साथ भी हमारा चीज़ों की तरह ताल्लुक़ बनता जा रहा है, इवन के लिविंग बीइंग्स के साथ भी। तो कहानी की अगर बात करते हैं, मैं ख़ास तौर पे फोक स्टोरीज़ की बात करूँगा, लोक कहानियाँ, वो एक पूरा इकोलॉजी है, वो पूरा सपोर्ट सिस्टम है। सही। उसमें सेंटर इंसान नहीं है। अब जातका स्टोरीज में देखें, एक कहानी है बंदरपुल, उसमें वो देखें कि इतने, मैं सोचता हूँ कि ये आजकल हमें ये सारा चैलेंजेस या इश्यूज हमारे हैं, वो एक आम के पेड़ की कहानी है और बंदर उसकी रखवाली कर रहे हैं, और वो जमुना के किनारे बहते, गंगा या जमुना मुझे एग्जैक्टली याद, उसके किनारे बहता है वो किनारे पे वो दरख्त लगा हुआ है। अब ये है कि वहाँ पे उनका दाना बंदर है एक, वो कहता है कि ये आम नीचे नहीं जाए। अच्छा। नीचे इंसानों की आबादी है बनारस, तो वो जब वहाँ तक पहुँचेगी तो वो रुक करेंगे, वो कहेंगे कि ये कहाँ से आया, तो वो दरख्त तक पहुँच जाएंगे और फिर उसकी बीख को नहीं कर देंगे। हाँ। तो देखें ये वाली, अब मैं सोचता हूँ कि बिल्कुल ऐसे ही है, हमने जैसे जैसे हम तो समझते हैं कि हम डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, तो उस डेवलपमेंट, तो वो वैसे ही करते हैं, वो सफाई रास्ते में काटते हैं और ये सब चीज़ें करते हैं ऐसे, और वो वहाँ पर पहुँचते हैं, वो आखिरकार निकाल लेते हैं उस दरख्त को। लेकिन वो उस कहानी में वो जो दाना बंदर होता है ना, जब उसको पता चलता है कि अब जो है वो इंसान आ गए हैं, अब तो भाई तबाही होगी, वो अपनी सारे, वो कहता है ये मेरे बच्चे हैं, सबके सब बंदर मेरे बच्चे हैं, वो पुल खुद बनता है। अच्छा। और उसके ऊपर से वो एक एक करके दूसरी जानिब जाते हैं, हालांकि वो बूढ़ा होता है, सबसे बूढ़ा। अब क्या होता है कि सैक्रिफाइस करता है, वो खुद सैक्रिफाइस करता है, और ऐसा होता है कि उस बेचारे की ना कमर टूट जाती है, इतने वो गुजरने की वजह से कमर टूट जाती है और वो नीचे गिर जाता है। ये सारा अमल वो इंसानों का बादशाह देख रहा होता है। अच्छा। वो देख रहा होता है कि यार ये इतना बूढ़ा है और ये सब की इस तरह कर रहा है, और उसके लिए वो एक लम्हा फिक्रिया होता है। सही। वो जब वो गिर जाता है, वो सिपाहियों को कहता है कि इसको निकालो, निकालते हैं, उसको बाहर लाते हैं, उससे सवाल करता है कि तुम इन सब की तुम्हें फिक्र क्यों है? वो कहता है ये मेरे बच्चों की, मेरे बच्चे हैं ये, तो मैं क्यों ना इनकी फिक्र। सही। इस बात पे वो उसका वर्ल्ड व्यू बदल जाता है बादशाह का। सही। वर्ल्ड व्यू बदल जाता है और वो कहता है कि हम अब यहाँ पे कोई नुकसान कुछ नहीं करेंगे। वहाँ पर उसी बंदर का वहाँ पे वो एक किला बनाता है और वो फिर वहाँ से वापस आ जाता है, और वापस आके उसका रूल करने का नज़रिया बदल जाता है। वाह, सही। वो रियाया को यानी अपनायत के साथ देखता है, वो ये सोचता है कि ये कैसे हो सकता है कि वो खुद सेक्रीफाइस कर रहा है बाकी सबको, हालांकि वो भाग सकता, वो खुद भाग जाता। उसने सबको गुजार के खुद एंड पे उसने क्रॉस करना था। तो उसका वर्ल्ड व्यू बदल गया। इसको मैंने थोड़ा सा चेंज इस तरह किया कि वो क्या करते हैं कि वो वहाँ पे बना देते हैं, अब वहाँ से वो क्या लेके आते हैं, वो वहाँ जो शहर में नहीं होते दरख्त, वो उन सब के बीज लेके आते। अच्छा।
उनके बीज लेके आते हैं और वो फिर वहाँ पे उगाते हैं, बनारस में आगे उगाते हैं। वाह और वो फल उनको वहाँ पे मिलना शुरू हो जाते हैं। वाह वाह। और वो जो दूसरे फूल और वो सब देखते हैं वो वहाँ पे भी उगना शुरू हो जाते हैं। तो देखें आप किस तरह एक साइड पे आप अगर फॉर एग्जांपल देखें, ये मैंने सोचा कि इसको हम किस तरह बना सकते हैं, इसके पीछे एक पूरा एक पूरा अमल है कि मैं ये सुना रहा हूँ तो बच्चे जब दोबारा जंगल में जाएंगे या कहीं पे वो जाते हैं, हाँ, तो वो डिफरेंटली देखेंगे और वो फिर ये हो सकता है कि अच्छा मैं ये ले जा के अपने घर में भी उगा सकता हूँ। तो वो इतनी तासीर वाली चीज़ है कहानी। यानी स्टोरी जो है वो आपका पूरा वर्ल्ड व्यू तब्दील करने की सलाहियत उसमें। बिल्कुल। मैंने अभी आपसे बात की ना था कि कोई बड़ा कहानी सुन रहा होगा, शायद उसकी कोई सालों बंदी हुई गिरा खुल जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है।